नमस्कार दोस्तों, मैं गजेंद्र साहू आप सभी का स्वागत करता हूं बघेल ट्यूटोरियल के इस ई एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग सामान्य विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर पर चर्चा करेंगे। जितने भी आज हम लोग प्रश्न उत्तर देखेंगे वो आपके आगामी जो भी एग्जाम होने वाले हैं सबके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। और मैंने इन सभी क्वेश्चनों में इन सभी प्रश्नों को सम्मिलित किया है जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं या जिसके पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, और क्लास के एंड में आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए। तो चलिए फिर आज का क्लास का शुभारंभ करते हैं और चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन पे। हमारा पहला क्वेश्चन क्या, देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और गलत जोड़ी की पहचान कीजिए। आपको बताना है इसमें से गलत कौन सा है। ठीक है, देखो सूची 1 में अम्लों के नाम दिए गए हैं, एसिडों के नाम दिए गए हैं, और सूची 2 में वो किसमें पाया जाता है ये दिया गया है। तो आपको इन सभी ऑप्शंस को देखकर बताना है कि इसमें से कौन सा जोड़ा है वो गलत है। चलिए सॉल्व करते हैं। देखो पहला जगह सिट्रिक अम्ल आपका नींबू में, तो ध्यान रखना सिट्रिक अम्ल नींबू में पाया जाता है, ये बिल्कुल सही है। नींबू और खट्टे फलों में, नींबू और खट्टे फलों में, नींबू और खट्टे फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, बिल्कुल सही है। ब्यूटेरिक अम्ल आपका मक्खन में पाया जाता है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। एसिटिक अम्ल आपका किसमें पाया जाता है, सिरका में पाया जाता है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। लेकिन लैक्टिक अम्ल है वो लाल चींटी में नहीं पाया जाता। लैक्टिक अम्ल किसमें पाया जाता है जी, दूध में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, दूध में पाया जाता है। लेकिन ऑप्शन दिया गया लाल चींटी, तो यही जोड़ा आपका गलत हो जाएगा। तो आपको गलत जोड़े की पहचान करना था, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो लाल चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है, लाल चींटी में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है जी, फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, ना कि लैक्टिक अम्ल। ठीक है, ये आपको ध्यान रखने हैं। क्लियर है। इसके साथ साथ और कुछ अम्लों के नाम आपको याद रखने हैं, जैसे कि देखो केला में हो जाएगा आपका, अंगूर में हो जाएगा, और आपका इमली में। केला, अंगूर और इमली, इन तीनों में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो इन तीनों में आपका टार्टरिक अम्ल, कौन सा अम्ल, टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो केला, अंगूर और इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। ओके, अगर पूछे टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है टमाटर में, ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। अगर पूछेगा कि ठंडे पेय पदार्थों में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो ठंडे पेय पदार्थों में कार्बोनिक अम्ल, ठीक है, कार्बोनिक अम्ल पाया जाता है। ये भी आपको अच्छे से याद रखने हैं। क्लियर है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, क्योंकि लैक्टिक अम्ल दूध में पाया जाता है, ना कि लाल चींटी में। लाल चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है, लाल चींटी में पाया जाता है फॉर्मिक अम्ल। और लाल चींटी को किस नाम से जानते हैं, छत्तीसगढ़ी में माटवा, या बस्तर अंचल में चपोड़ा भी बोलते हैं इसको। इसका चटनी भी बनाते हैं। ठीक है, अगर कभी जाओगे बस्तर अंचल तो खा के देखिएगा। चलो, तो अब इसके बारे में चलते हैं दूसरा क्वेश्चन। बाकी सबको याद रखना है ना कि केला, अंगूर और इमली, इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है ना। और ठंडी पेय पदार्थों में कार्बोनिक अम्ल पाया जाता है। बाकी नींबू और खट्टे फलों में सिट्रिक अम्ल, मक्खन में ब्यूटेरिक अम्ल, और आपका सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रोग दूषित पेयजल से फैलता है। कौन सा रोग है दूषित पेयजल से फैलता है, एड्स, टाइफाइड, एनीमिया और टिटनेस। बहुत बड़ा क्वेश्चन है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो जिन लोगों ने इसका आंसर बी लगाया है सबका आंसर सही है। ध्यान रखना टाइफाइड, तो ये जो टाइफाइड है वो रोग है वो किससे फैलता है, दूषित पेयजल से फैलता है। किससे फैलता है, दूषित पेयजल से। ठीक है जी, दूषित पेयजल से कौन सा आपका रोग है वो फैलता है, तो ध्यान रखना है टाइफाइड। बाकी सभी पर भी चर्चा कर लेते हैं। एड्स है वो HIV वायरस के कारण फैलता है। किसके कारण, HIV वायरस के कारण। ठीक है, HIV वायरस के द्वारा फैलने वाली बीमारी है एड्स। एक प्रकार से एड्स क्या है, आपका लैंगिक संबंधों पर आधारित बीमारी है। लैंगिक संबंधों पर आधारित बीमारी है। ठीक है जी, लैंगिक संबंधों पर आधारित बीमारी है। ठीक है, तो अनियमित जो लैंगिक संबंध होते हैं तो उसके कारण एड्स होते हैं। और एड्स का जो फुल फॉर्म क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, कभी कभी इसके फुल फॉर्म से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ध्यान रखना एड्स जो रोग होता है वो HIV वायरस के द्वारा होता है। ओके, चलिए एनीमिया मतलब क्या होता है, शरीर में रक्त की कमी हो जाना। एनीमिया मतलब क्या होता है, शरीर में रक्त की कमी हो जाना। शरीर में रक्त की कमी हो जाना, तो शरीर में रक्त की कमी हो जाना इसी को क्या बोलते हैं, एनीमिया रोग बोलते हैं। ठीक है, और शरीर में रक्त की कमी किसके कारण होता है, जब हमारे शरीर में
आयरन तत्व की मात्रा बहुत कम हो जाती है, आयरन एलिमेंट की मात्रा बहुत कम हो जाती है, तब क्या होता है हमारे शरीर में रक्त की मात्रा कम हो जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। और एक क्वेश्चन हिंदी में पूछा जाता है कि आखिर रक्त का कौन कौन सा पर्यायवाची होता है, तो आपको ध्यान रखना रक्त का पर्यायवाची, रक्त को खून भी कहते हैं, रक्त को लहू भी कहा जाता है, रक्त को रुधिर भी कहा जाता है, और रक्त को सोनित भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सोनित। तो ये सबको भी आपको ध्यान रखना है हिंदी के पॉइंट ऑफ से। ठीक है, ये चीज। और टिटनेस ये किसके कारण होता है, तो आपको ध्यान रखना है ये टिटनेस है वो क्लास्ट्रीडियम टिटैनी नामक ये किसके कारण होता है? बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया के द्वारा ये होता है, आपको ध्यान रखना है। क्लास्ट्रीडियम टिटैनी नामक बैक्टीरिया के द्वारा होता है। कौन सी बीमारी? आपको टिटनेस बीमारी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो एड्स HIV वायरस का कारण होता है। ओके, और टाइफाइड दूषित पेयजल के कारण होता है। एनीमिया जब शरीर में रक्त की कमी होता है तब होता है। और टिटनेस वो क्लास्ट्रीडियम टिटैनी नामक एक जो जीवाणु या बैक्टीरिया है उसके द्वारा होता है। होपफुली आप सभी को समझ में आया होगा। तो इसके बाद हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं। फेफड़े के नीचे स्थित कौन सा श्वसन घटक श्वसन की प्रमुख मांसपेशी है? बहुत बड़ा क्वेश्चन है। फेफड़े के नीचे स्थित कौन सा श्वसन घटक श्वसन की प्रमुख मांसपेशी है? ये आपके व्यापक एग्जाम पूछा गया है। ग्रास नली, मध्यपट, कंठ और श्वास नली। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा मध्यपट, जिसको डायफ्राम के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? डायफ्राम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब देखो ये डायफ्राम क्या होता है। डायफ्राम क्या होता है? आप लोग इसके स्ट्रक्चर पढ़े होंगे, जैसे मैं बना दे रहा हूं, है ना। ये आपका हो जाएगा, दोनों लंग्स हो जाएंगे, है ना। और ये जो नीचे में ये स्ट्रक्चर दिख रहा है अभी जो मैंने बनाया नीचे में, ठीक है, जिसको मैं थोड़ा हाईलाइट कर रहा हूं, ये इसी को क्या बोलते हैं? डायफ्राम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायफ्राम। इसी को क्या कहा जाता है? जी, डायफ्राम कहा जाता है। ठीक है, तो फेफड़े के नीचे स्थित कौन सा श्वसन घटक श्वसन की प्रमुख मांसपेशी है? तो डायफ्राम हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा आपका? डायफ्राम हो जाएगा। क्लियर है? चलो देखते हैं ये आखिर कार्य कैसे करता है। डायफ्राम होता क्या है? डायफ्राम एक मांस का टुकड़ा है, कुछ नहीं, एक मांस का टुकड़ा है जो श्वसन के लिए सहायता प्रदान करता है। ठीक है, जब हमको सांस को अर्थात वायु को हमारे शरीर के अंदर लाना होता है तब ये डायफ्राम क्या करेगा? नीचे की ओर जाएगा। ठीक है, जब हमको सांस को हमारे शरीर के अंदर लेना होता है तब ये डायफ्राम नीचे की ओर जाता है। नीचे की ओर जाएगा तो यहाँ सक्शन क्रिएट होगा, जिससे जो वायु है हमारे शरीर के अंदर आएगा। ठीक है, ये नीचे की ओर जाएगा जब हमको सांस लेना होता है तब। ठीक है, एक पिचकारी की तरह समझो, जब आप पिचकारी के उसको हैंडल को पीछे नीचे खींचते हो तो उसमें वायु भरता है ना, वैसे ही समझो। तो ये आपका जैसे नीचे जा रहा है, ये डायफ्राम जैसे नीचे जाएगा तो वायु यहाँ भरेगा, किसमें? लंग्स में आएगा वायु। और जब हमको सांस को छोड़ना होता है या वायु को हमारे शरीर से बाहर निकलना होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकलना होता है, तब उस कंडीशन में क्या करेगा? डायफ्राम है ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा, है ना, प्रेशर क्रिएट करेगा, जिससे जो फेफड़ा में जो कार्बन डाइऑक्साइड जो भरा होता है वो नाक के माध्यम से शरीर से बाहर निकाला जाता है। समझ में आ गया? तो ध्यान रखना है कि फेफड़े के नीचे स्थित कौन सा जो श्वसन घटक है वो श्वसन की प्रमुख मांसपेशी है। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा डायफ्राम हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? आपका डायफ्राम हो जाएगा। ठीक है, यही हमारे शरीर में सांस लेने और छोड़ने में सहायता प्रदान करता है। जब हमको सांस लेना होता है तब ये डायफ्राम नीचे की ओर आएगा, सक्शन के द्वारा, जिससे वायु हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करेगा। और जब सांस को छोड़ना रहेगा तब ये डायफ्राम है नीचे से प्रेशर अप्लाई करेगा, जिससे जो यहाँ भरे जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर चला जाएगा हमारे शरीर से, है ना। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, मध्यपट। होपफुली आप सभी को समझ में आया होगा। क्लियर है? बाकी कंठ अर्थात इसी को बोलते हैं स्वर यंत्र बोलते हैं। हमारे शरीर में आवाज कहां से निकलता है? हमारे कंठ से निकलता है, जिसको लैरिंक्स भी बोला जाता है। ठीक है, लैरिंक्स बोलते हैं। लेकिन शब्द का निर्माण कहां होता है? शब्द का निर्माण हमारे जीभ करता है, लेकिन आवाज कहां से उत्पन्न होता है? तो लैरिंक्स अर्थात कंठ से होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश के प्रकीर्णन का परिणाम नहीं है? बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ये भी आपके एग्जाम में पूछे गए। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश के प्रकीर्णन का परिणाम नहीं है? बताने। ए है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल रंग दिखाई देना। बी है साफ आसमान का नीला रंग दिखाई देना। और सी दिया गया टिंडल प्रभाव। और डी दिया गया तारों का टिमटिमाना।
तो कौन सा प्रकाश के प्रकीर्णन का परिणाम नहीं है? तो सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा आखिर प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं। तो जब प्रकाश है वो किसी सूक्ष्म कणों से या धूल के कणों से जब वो टकराता है, ठीक है, जब प्रकाश है वो सूक्ष्म कणों से या धूल के कणों से टकराता है तो वो बिखर जाता है, तो उसी घटना को क्या कहा जाता है? प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है। तो कौन सा उदाहरण प्रकाश का प्रकीर्णन करेंगे? देखो, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल रंग दिखाई देना, ये आपका प्रकीर्णन का उदाहरण है। साफ आसमान का नीला रंग दिखाई देना, ये भी आपका प्रकीर्णन का उदाहरण है। ओके, टिंडल प्रभाव भी आपका प्रकीर्णन का उदाहरण है। लेकिन जो तारों का टिमटिमाना है, तारों का टिमटिमाना, ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। किसके कारण होता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। तो यही क्वेश्चन हमारा क्या होगा, मतलब यही ऑप्शन क्या होगा हमारा? सही होगा। ठीक है, बाकी तीनों है ये विवर्तन का उदाहरण है, लेकिन जो तारों का टिमटिमाना ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा। होपफुली समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा धातु आयन हीमोग्लोबिन में मौजूद होता है? बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये, एनटीपीसी एग्जाम भी 2-3 बार पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो धातु आयन है वो हीमोग्लोबिन में मौजूद होता है? चांदी, सोना, तांबा, आयरन, ये सभी बना लोगे। तो चांदी तो नहीं होगा, सोना भी नहीं होगा, तांबा भी नहीं होगा, आयरन। ठीक है, तो आयरन क्या होता है? वही आयरन है, वो आपके हीमोग्लोबिन में मौजूद होता है। इसी कारण जो हीमोग्लोबिन में कौन सा रंग होता है? गहरा लाल रंग। ठीक है, गहरा लाल रंग, गहरा लाल रंग जो हीमोग्लोबिन का होता है वो किसके कारण होता है? तो आपका आयरन एलिमेंट के कारण होता है। किसके कारण? आयरन एलिमेंट के कारण। और हीमोग्लोबिन का मेजर फंक्शन क्या है जी? हीमोग्लोबिन का मेजर फंक्शन क्या है? ये हीमोग्लोबिन क्या करता है? ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है। ठीक है, ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है। और ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ मिलकर, ठीक है, ये हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। किसका? ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। ओके, तो निम्नलिखित में से कौन सा धातु आयन हीमोग्लोबिन में मौजूद होता है? तो याद रखना आपको आयरन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं। अमीनो अम्ल के निर्माण खंड है, खनिज पदार्थ, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो अमीनो अम्ल के निर्माण खंड कौन सा बताना है? तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा प्रोटीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन हो जाएगा। प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था जे बर्जीलियस नामक साइंटिस्ट ने। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो जे बर्जीलियस नामक साइंटिस्ट ने किया था। अगर आपसे पूछेगा कि विटामिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो ध्यान रखना सी फंक 1912 में किया था। ये भी आपको याद रखना है। ओके, तो जो प्रोटीन है वो अमीनो अम्ल के निर्माण खंड है। ध्यान रखना, प्रोटीन का प्रमुख कार्य क्या होता है हमारे शरीर में? प्रोटीन क्या करता है हमारे शरीर में? मसल्स का, ठीक है, मसल्स का निर्माण करता है, अर्थात हमारे मांसपेशी का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? मांसपेशी का निर्माण करता है प्रोटीन, है ना। और एंटीबॉडी की तरह हमारे शरीर की रक्षा भी करता है। एंटीबॉडी की तरह ये हमारे शरीर की रक्षा भी करता है। ठीक है, रक्षा भी करता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ओके, और जो ये प्रोटीन है, इस प्रोटीन का निर्माण हमारे शरीर में 20 प्रकार के, ध्यान रखना है, बहुत बार पूछा गया है, प्रोटीन का निर्माण हमारे शरीर में 20 प्रकार के अमीनो अम्ल से होता है। 20 प्रकार के अमीनो अम्ल से होता है। 20 प्रकार के अमीनो अम्ल से होता है। ठीक है, और कभी कभी ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि जो प्रोटीन है वो किसका बहुलक होता है? तो प्रोटीन आपका अमीनो अम्ल का बहुलक होता है। किसका होता है जी? अमीनो अम्ल का। प्रोटीन आपका अमीनो अम्ल का क्या होता है? बहुलक होता है। ये भी आपको अच्छे से याद रखने हैं। ठीक है, प्रोटीन आपका अमीनो अम्ल का बहुलक होता है। क्लियर है? तो ये तो क्वेश्चन है कि अमीनो अम्ल के निर्माण खंड है तो प्रोटीन का निर्माण हमारे शरीर में 20 प्रकार के अमीनो अम्ल से होता है। और हमारे शरीर में कहां कौन कौन सा प्रोटीन पाया जाता है इसको भी याद रखना, ये भी आपको एग्जाम पूछा गया है। जैसे बोलेगा हमारे रक्त में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। अभी जस्ट बताया, रक्त में हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। हमारे हड्डी में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? हड्डी में ओसियम नामक प्रोटीन पाया जाता है। ये भी आपको याद रखना है। ओके, और हमारे मसल्स में, अर्थात मांसपेशी मसल्स में, ठीक है, मसल्स में कौन कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? एक्टिन हो जाएगा आपका, मायोसिन हो जाएगा, एक्टिन मायोसिन, और एक और आपका नाम याद रखना है मायोग्लोबिन। एक्टिन, मायोसिन और मायोग्लोबिन, ये तीनों जो प्रोटीन है वो हमारे मांसपेशी में पाया जाता है। एक्टिन, मायोसिन और मायोग्लोबिन। एक्टिन, मायोसिन, मायोग्लोबिन आपके मांसपेशी में, हड्डी में आपका ओसिन और रक्त में आपका हीमोग्लोबिन हो जाएगा। ठीक है, तो इन सभी बातों को आपको अच्छे से याद रखने की कहां का कौन कौन सा प्रोटीन। और याद रखना है जैसे कि हमारे त्वचा
त्वचा में, हमारे बालों में, और जैसे कि नाखून में यहाँ कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो केरेटिन, ध्यान रखना केरेटिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। ओके, तो इन सभी बातों को याद रखना है कि प्रोटीन का निर्माण हमारे शरीर में 20 प्रकार के अमीनो अम्ल से होता है, इसलिए बोला गया है कि जो प्रोटीन है वो अमीनो अम्ल का बहुलक होता है। ओके, और प्रोटीन का मेजर फंक्शन क्या है? हमारे शरीर में मसल्स का निर्माण करता है, मांसपेशी का निर्माण करता है, इसीलिए तो जो बॉडी बिल्डर होते हैं उन लोग को प्रोटीन खाने का सलाह दिया जाता है, प्रोटीन वाला सोर्स खाने का सलाह दिया जाता है। ओके, ये चीज। और इसके प्रमुख सोर्स जैसे भीगा हुआ चना हो जाएगा, आपका सोयाबीन हो जाएगा, सबसे तो सोयाबीन में पाया जाता है प्रोटीन, है ना। बाकी भीगा हुआ चना हो जाएगा, मीट्स हो जाएंगे, दूध के बाई प्रोडक्ट्स हो जाएंगे, है ना। ये सब में क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। ये भी आपको याद रखना है। और एक चीज और कि प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम तो किसने किया था? जे बर्जीलियस। किसने किया था? जे बर्जीलियस नामक साइंटिस्ट ने किया था। ये भी आपको याद रखना है ना। अगर पूछे विटामिन का प्रयोग किसने किया था? तो सी फंक ने किया था। किसने किया था? सी फंक ने। कब किया था? 1912 में किया था। ठीक है, 1912 में किया था। इसको भी आपको अच्छे से याद रखना है। अभी आगे चर्चा करेंगे आखिर विटामिन क्या होता है ना। आगे क्वेश्चन है, चलिए। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा डी, प्रोटीन। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। रानीखेत रोग किससे संबंधित है? रानीखेत रोग है वो किससे संबंधित है? मछलियां, मधुमक्खियां, सुअर और मुर्गियां। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ये चर्चा में भी रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा रानीखेत रोग है वो किससे संबंधित है? तो आपके मुर्गियों से संबंधित है। किससे संबंधित है? मुर्गियों से संबंधित है। ठीक है, ये मुर्गियों में वायरस से होने वाला एक रोग है, ध्यान रखना। ये मुर्गियों में नहीं, रानीखेत है, ये मुर्गियों में वायरस। ठीक है, वायरस, ध्यान रखना है, वायरस से होने वाला रोग है। और इस रोग में क्या होता है? जो मुर्गियों की जो आंखें है ना वो बंद हो जाती है, और साथ ही साथ मुर्गियों को पतले पीले रंग का और हरे रंग का दस्त होने लगता है। जो कुक्कुट पालन जो करते हैं उसके लिए एक चुनौती है, इसीलिए करंट अफेयर का भी मुद्दा रहा है। तो ध्यान रखना है कि रानीखेत जो रोग है वो किससे संबंधित है? तो ये मुर्गियों से संबंधित है। ये मुर्गियों में वायरस के द्वारा होने वाली बीमारियां हैं, जिसमें उसकी आंखें बंद होने लगती हैं और उसको पीले एवं हरे रंग के पतले दस्त होने लगते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी जो मुर्गी है ना, मुर्गी को छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं जी? कुकरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कुकरी। इसको भी आपको याद रखना है। क्या बोलते हैं? कुकरी कहा जाता है ना, कुकरी कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ओम के नियम की सीमाएं। ठीक है, आपको बताना है ओम के नियम की सीमाएं। पहला दिया है, देखो, यह गैसीय चालक पर लागू नहीं होता है, और दूसरा यह जर्मेनियम और सिलिकॉन जैसे अर्धचालक पर लागू नहीं होता। तो आपको बताना है कौन कौन सा ओम के नियम की सीमाएं हैं। ऑप्शन दिया गया केवल एक, बी केवल न तो एक और नहीं दो, और सी एक और दो, और डी है केवल दो। तो आपको बताना है कि ओम के नियम की सीमाएं क्या है। ओम के नियम की सीमाएं क्या है ये आपको बताने हैं। ओके, तो आप सभी को पता है ओम का नियम क्या होता है? ओम का नियम क्या होता है आपका? V इक्वल टू आई आर। ठीक है, V इक्वल टू क्या होता है? आई आर होता है। V मतलब होता है विभवांतर। V मतलब क्या होता है जी आपका? विभवांतर। V मतलब होता है विभवांतर, और I मतलब होता है प्रवाहित धारा। ठीक है, प्रवाहित धारा हो जाएगा। और R किसको बताता है? आपका R बताता है प्रतिरोध को बताता है। किसको बताता है? प्रतिरोध को बताता है। तो ओम का नियम होता है V इक्वल टू आई आर, जिसमें से V आपको विभवांतर को प्रदर्शित कर रहा है, I आपको बता रहा है प्रवाहित होने वाली धारा को, और R बता रहा है आपका प्रतिरोध को बताता है। ठीक है, अर्थात किसी चालक में प्रवाहित होने वाली धारा किसके अनुक्रमानुपाती होता है? तो विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है। ये आपको ध्यान रखना है, ओम का नियम ऐसा बोलता है। बाकी ओम का नियम की सीमा क्या है? अर्थात ओम का नियम किसमें लागू नहीं होता? देखो, जो चीज ओम के नियम का पालन करते हैं इसको ओमी पदार्थ कहते हैं, और जो ओम के नियम का पालन नहीं करते उसको अनओमी कहते हैं। ध्यान रखना, जनरली जो धातु होते हैं, धातु क्या करते हैं? वो ओम के नियम का पालन करते हैं, लेकिन जो अधातु है वो ओम के नियमों का पालन नहीं करते। देखो, यह गैसीय चालक पर लागू नहीं होता। ध्यान रखना, जो ओम का नियम है वो गैसीय चालकों पर लागू नहीं होता, ये बिल्कुल सही है। और यह जर्मेनियम और सिलिकॉन जैसे अर्धचालकों पर लागू नहीं होता, जैसे बताया मैंने आप लोग को कि ये धातुओं पर लागू होता है, धातुओं पर वैध होता है ओम का नियम। ये आपका जर्मेनियम और सिलिकॉन जैसे अर्धचालकों पर भी लागू नहीं होता। तो ये दोनों सीमा है ओम के नियम का। तो आपका पहला और दूसरा दोनों आंसर जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर जाएगा सी, एक और दो दोनों, है ना। अर्थात ओम के नियम की सीमा क्या क्या है? तो यह गैसीय चालक पर लागू नहीं होता, बिल्कुल सही है। और यह जर्मेनियम और सिलिकॉन जैसे अर्धचालकों पर भी लागू नहीं होता, ये भी आपका बिल्कुल सही है। तो ये ओम के नियम की सीमा है, और ध्यान रखना V इक्वल टू आई आर, ये ओम का नियम है। ओके, चलिए अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन का देखिए कि विटामिन की न्यूनता का मिलान
रोग के साथ करिए, ठीक है। विटामिन की न्यूनता का मिलान, है ना, विटामिन की न्यूनता का मिलान आपको किसके साथ करना है, रोगों के साथ करना है, ठीक है। कि कौन से विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, देखिए ऑप्शन दिया गया है, विटामिन ए बेरी, विटामिन बी स्कर्वी, विटामिन सी जीरोथैलेमिया और विटामिन डी रिकेट्स। तो आपको मिलान करना है, ठीक है। देखो तो विटामिन ए का केमिकल नाम क्या है, रेटिनॉल। विटामिन ए का केमिकल नाम क्या है, रेटिनॉल। ये हमारे आंखों में पाया जाने वाला रेटिना का महत्वपूर्ण सोर्स है, महत्वपूर्ण घटक है, इसीलिए इसका नाम दिया गया है रेटिनॉल। अब यार आखिर रेटिना किसे कहते हैं, तो हमारे आंखों में जहां प्रतिबिंब का निर्माण होता है उसी स्ट्रक्चर को, उसी पर्दे को क्या कहा जाता है, रेटिना कहा जाता है। और जो हमारे आंख में जो प्रतिबिंब का निर्माण होता है ना जी, उसका प्रकृति कैसा होता है, उल्टा और वास्तविक होता है। तो हम लोग जो भी चीज देखते हैं वो उल्टा और वास्तविक बनता है, उसका प्रतिबिंब कहां, रेटिना में। लेकिन जब उसका मैसेज हमारे ब्रेन में जाता है तो वो ब्रेन उस उल्टा प्रतिबिंब को क्या करेगा, सीधा करेगा, उस उल्टा इमेज को सीधा करेगा, जिससे हमको चीजें सीधा दिखाई देती है, ठीक है। तो यहां से दो क्वेश्चन पूछते हैं कि हमारे नेत्र में प्रतिबिंब का निर्माण कहां होता है, रेटिना में होता है, ठीक है। रेटिना में बनने वाला प्रतिबिंब की प्रकृति कैसा होता है, तो ध्यान रखना उल्टा और वास्तविक होता है। जब इसका मैसेज हमारे ब्रेन में जाएगा तभी वो ब्रेन उसको सीधा करेगा, तब हमको चीजें सीधा दिखाई देता है, ठीक है। तो ध्यान रखना है विटामिन ए केमिकल नाम रेटिनॉल है, ये हमारे आंखों की रेटिना के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको रेटिनॉल नाम दिया गया है। तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, जीरोथैलेमिया। कौन सा रोग होता है आपको, जीरोथैलेमिया, ये आपको याद रखना है, ओके। विटामिन बी यहां पर B1 रहेगा, विटामिन B1, ठीक है। विटामिन B1 का आपका केमिकल नाम क्या है, थियामिन। क्या जाएगा, थियामिन। विटामिन B1 का केमिकल नाम क्या है, थियामिन हो जाएगा, ठीक है। और विटामिन B1 कमी से कौन सा रोग होता है आपका, बेरी नामक रोग होता है। बेरी नामक रोग में क्या होता है, शरीर का जो वजन है तेजी से घटने लग जाता है, शारीरिक दुर्बलता आती है, ठीक है। ये बेरी रोग में होते हैं। चलिए विटामिन सी का केमिकल नाम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड। ये आपकी एसीएफ के एग्जाम में पूछा गया है। विटामिन सी का केमिकल नाम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड। और विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी रोग होते हैं। कौन सा रोग, स्कर्वी रोग, अर्थात त्वचा से संबंधित बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं जब आपके शरीर में विटामिन सी की कमी है तब, है ना। चलिए विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, रिकेट्स नामक रोग होता है। अर्थात रिकेट्स रोग में क्या होता है, इसमें बच्चों का जो शरीर है वो अच्छे से डेवलप नहीं हो पाता, हड्डियां बहुत पतली रह जाती है, इसको बोलते हैं विटामिन डी, इसको बोलते हैं रिकेट्स नामक बीमारी, ठीक है। डायरेक्ट जो विटामिन डी है मुख्य रूप से हमारे शरीर में हमारे दांतों और हड्डी के विकास के लिए बहुत सहायक है। जाहिर सी बात है, अगर विटामिन डी कम है तो हड्डी का विकास कैसे होगा, तो जब तक हड्डी का विकास नहीं होगा तो शरीर का विकास कैसे होगा, है ना। तो ध्यान रखना, तो विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, रिकेट्स नामक रोग होता है। बाकी विटामिन ए की कमी से जीरोथैलेमिया और रतौंधी भी, ठीक है, रतौंधी भी आपको रखना विटामिन ए की कमी से। बाकी विटामिन बी की कमी से B1, विटामिन बी के बहुत सारे कॉम्प्लेक्स होते हैं, यहाँ पर B1 दिया है, तो विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है आपका, बेरी। और विटामिन सी की कमी से होता है आपका एस्कॉर्बिक, विटामिन सी जिसका केमिकल नाम है आपका एस्कॉर्बिक एसिड, इसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। और विटामिन डी जिसका केमिकल नाम, ध्यान रखना विटामिन डी का केमिकल नाम क्या है, कैल्सीफेरॉल। क्या है, कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी के केमिकल नाम क्या है जी, कैल्सीफेरॉल। और विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, रिकेट्स। और ध्यान रखना ये जो रिकेट्स होता है ना, रिकेट्स ये किस में होता है, बच्चों में होता है। और ऑस्टियोमैलेशिया, ध्यान रखना ऑस्टियोमैलेशिया ये किसको होता है, ये है ना ऑस्टियोमैलेशिया, ये वयस्कों में होता है। किस में होता है, वयस्कों में होता है। तो ये भी आपको अच्छे से याद रखना है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, देखो फलों को पकाने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है। फलों को पकाने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है, मीथेन, एथिलीन, गंधक का तेजाब और ग्लूकोज। बहुत बड़ा क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो फलों को पकाने के लिए कौन सा रसायन का प्रयोग करते हैं, एथिलीन, है ना, एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, एथिलीन। और ये पौधों में पाया जाने वाला एकमात्र गैसीय हार्मोन है। कौन सा है, एकमात्र गैसीय हार्मोन है, इसको भी ध्यान रखना। तो फलों को पकाने के लिए इसी एथिलीन नामक रसायन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, ये आपको याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो निम्नलिखित में से कौन सा पौधे का मादा प्रजनन अंग नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा पौधे का मादा प्रजनन अंग नहीं है, ये पूछा गया है, ठीक है। वर्तिकाग्र, पुंकेसर और अंडाशय, कौन सा मादा प्रजनन अंग नहीं है आपको बताना है, ठीक है। ध्यान रखो जो पौधे का जो मादा प्रजनन अंग है, मादा प्रजनन अंग उन्हें क्या कहा जाता है, स्त्री केसर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्त्री केसर कहते हैं। और
पौधे का या पौधे का जो नर प्रजनन अंग होता है, नर प्रजनन अंग होता है, इसको क्या कहा जाता है? पुंकेसर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पुंकेसर। अब यहां से आप लोग आंसर कर लिए होंगे। देखो, निम्नलिखित में से कौन सा पौधे का मादा प्रजनन अंग नहीं है? वर्तिका, वर्तिकाग्र, अंडाशय, पुंकेसर। तो देख लो, अभी बताया मैंने कि ये पुंकेसर है, ये तो नर जनन अंग है पौधे का, मादा तो नहीं है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। बाकी वर्तिका, वर्तिकाग्र, अंडाशय, ये क्या है? आपके पौधे के क्या है? पौधे के मादा जनन अंग है। ठीक है, पौधे के मादा जनन अंग है, बता रहा हूं मैं। ये चलिए देखो, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अंडाशय, ओरी। इसको क्या बोलते हैं जी? अंडाशय। इसको अंडाशय कहा जाता है। ये मैं एक फूल का स्ट्रक्चर बना रहा हूं, इसको बोलते हैं अंडाशय। अंडाशय के बाद ये, इसको क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं ये अंडाशय हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका वर्तिका, है ना, वर्तिका। और यह वाला स्ट्रक्चर हो जाएगा आपका वर्तिकाग्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वर्तिकाग्र। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र। ठीक है, ये एक फूल का स्ट्रक्चर है, और ये क्या है? पौधे का मादा जनन अंग है। तो पौधे के मादा प्रजनन अंग को स्त्री केसर कहते हैं, और पौधे का नर प्रजनन अंग को पुंकेसर कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा पौधों का मादा प्रजनन अंग नहीं है? तो पुंकेसर हो जाएगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखो, स्टेनलेस स्टील के पेन आमतौर पर तांबे के तल के साथ प्रदान किए जाते हैं, इसका क्या कारण हो सकता है? बहुत बड़ा क्वेश्चन है। स्टेनलेस स्टील के जो पेन होते हैं वो आमतौर पर तांबे के तल के साथ प्रदान किए जाते हैं, इसका कारण क्या हो सकता है बताना है आपको। ऑप्शन देखिए, स्टेनलेस स्टील की तुलना में तांबे को साफ करना आसान होता है। बी, स्टेनलेस स्टील की तुलना में तांबा ऊष्मा का बेहतर सुचालक है। और उसके बाद है सी, ऐसे पेन रंगीन दिखाई देते हैं। और डी, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कौन सा इसमें ऑप्शन सही है। ठीक है, तो स्टेनलेस स्टील के पेन आमतौर पर तांबे के तल के साथ प्रदान किए जाते हैं, इसका क्या कारण है? तो ध्यान रखना है, क्योंकि स्टेनलेस स्टील की तुलना में जो तांबा है वो ऊष्मा का बेहतर सुचालक होता है। ध्यान रखना है ना, स्टेनलेस स्टील क्या है? तांबा का बेहतर, मतलब स्टेनलेस स्टील की तुलना में जो तांबा है वो ऊष्मा का बेहतर क्या होता है? सुचालक होता है। इसीलिए क्या करते हैं? स्टेनलेस स्टील के पेन आमतौर पर तांबे के तल के साथ प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, स्टेनलेस स्टील किससे लेकर बनता है? कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कॉलोनी, ट्रिक याद करना, कॉलोनी में सभी घर स्टेनलेस स्टील पाया जाता है, ऐसे याद करना है। तो कहां से हो जाएगा? क्रोमियम। ठीक है, कहां से हो जाएगा? आपका क्रोमियम हो जाएगा। ठीक है, और लो से हो जाएगा आपका लोहा हो जाएगा। ठीक है, लोहा। और नी से हो जाएगा आपका निकिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निकिल हो जाएगा। और साथ ही साथ इसमें कुछ मात्रा आपका कार्बन का भी होता है, ये भी आपको रखना है। तो ये हो जाएगा स्टेनलेस स्टील के जो मिश्र धातु अर्थात स्टेनलेस स्टील किससे मिलकर बनता है? तो क्रोमियम से, आपका लोहा से और निकिल, और साथ ही साथ थोड़ा बहुत इसमें कार्बन भी मिलाया जाता है ना। तो स्टेनलेस स्टील की तुलना में जो तांबा ऊष्मा का बेहतर सुचालक है, इसी कारण स्टेनलेस स्टील के पेन है आमतौर पर तांबे के तल के साथ प्रदान किए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा ये आपका कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तारपीन के तेल का स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा पौधा है? बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तारपीन के तेल का स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा पौधा है? सरसों का पौधा, फर्न का पौधा, सूरजमुखी का पौधा और पाइनस का पौधा। तो ये भी क्वेश्चन आप लोग लगा लिए होंगे। इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या होगा? डी, पाइनस का पौधा। पाइनस के पौधे को ही किस नाम से जानते हैं? चीड़ का पेड़। ठीक है, चीड़ का पेड़ के नाम से भी जाना जाता है। और यही क्या है? आपका तारपीन के तेल का मुख्य सोर्स है। ठीक है, तारपीन का प्रयोग किसमें करते हैं? आप सभी ने किया भी होगा। तारपीन का प्रयोग किसमें करते हैं? जो पेंट्स होते हैं, तो पेंट्स वगैरह है ना, उसको हल्का बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। तारपीन का बहुत गाढ़ा रहता है ना, तो उसको हल्का या फीका बनाने में तारपीन का प्रयोग किया जाता है। और तारपीन का जो तेल है वो पाइनस के पौधे अर्थात चीड़ के पौधे से प्राप्त किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखो, न्यूट्रॉन के गुणों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, पहले देखो, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। दूसरा देखो, न्यूट्रॉन परमाणु नाभिक के चारों ओर घूमते रहते हैं। और तीसरा, न्यूट्रॉन परमाणु नाभिक के अंदर स्थित होते हैं। और चौथा, न्यूट्रॉन में शून्य आवेश होता है। तो कौन सा गलत है आपको बताना है न्यूट्रॉन के संदर्भ में। तो न्यूट्रॉन द्रव्यमान लगभग प्रोटॉन द्रव्यमान के बराबर होता है, ये बिल्कुल सही है। जो न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है ना जी, वो प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है, तो ये बिल्कुल सही है। न्यूट्रॉन परमाणु नाभिक के चारों ओर घूमते रहते हैं, ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, न्यूट्रॉन परमाणु नाभिक के चारों ओर नहीं घूमते हैं। कौन घूमते हैं? इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। ठीक है, ध्यान रखना,
परमाणु नाभिक के चारों ओर घूमने का कार्य कौन करता है जी? इलेक्ट्रॉन करता है, ना कि न्यूट्रॉन। तो ये जब भी आपको स्टेटमेंट गलत हो जाएगा तो इसी को तो पहचाना था कौन सा कथन गलत है, कौन सा कथन सही नहीं है। न्यूट्रॉन परमाणु नाभिक के अंदर स्थित होते हैं, बिल्कुल सही है, ठीक है। नाभिक के अंदर आपका नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों पाए जाते हैं। अर्थात एक प्रकार समझ लो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों मिलकर नाभिक का निर्माण करते हैं, है ना। और न्यूट्रॉन में शून्य आवेश होता है, ये भी बिल्कुल आपका सही है, ठीक है। तो न्यूट्रॉन द्रव्यमान लगभग प्रोटॉन द्रव्यमान के बराबर होता है, ये आपका सही है। न्यूट्रॉन परमाणु नाभिक के अंदर स्थित होता है, ये भी आपका सही है। न्यूट्रॉन में शून्य आवेश होता है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। लेकिन न्यूट्रॉन परमाणु नाभिक के चारों ओर घूमते रहते हैं, आपको गलत हो जाएगा, क्योंकि परमाणु नाभिक के चारों ओर कौन घूमता है? इलेक्ट्रॉन घूमता है। और कुछ और चीजें हैं जो आपके एग्जाम पूछे गए हैं, जैसे देखो इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? जे थॉमसन ने। किसने? जे थॉमसन जी ने इलेक्ट्रॉन का खोज किया था। प्रोटॉन का खोज किसने किया था? प्रोटॉन का, ठीक है। प्रोटॉन का खोज किसने किया था? गोल्डस्टीन ने। किसने? गोल्डस्टीन ने किया था। और याद रखना है आपको न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था? चैडविक ने किया था। चैडविक ने किया था 1932 में, इसलिए इसको जस्ट 3 साल बाद 1935 में इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, चैडविक को, है ना। तो इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन, प्रोटॉन का गोल्डस्टीन और न्यूट्रॉन का खोज चैडविक, ये आपको ध्यान रखना है। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो नाभिक के अंदर उपस्थित होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों ओर घूमते रहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा? देखो, पेंट विस्फोटक प्लास्टिक के निर्माण के लिए प्रारंभिक सामग्री के रूप में उपयोग किया जाने वाला कोयले से प्राप्त उत्पाद है। पेंट विस्फोटक प्लास्टिक के निर्माण के लिए प्रारंभिक सामग्री के रूप में उपयोग किया जाने वाला कोयले से प्राप्त उत्पाद कौन सा है, आपको बताना है। ऑप्शन देखिए, चारकोल, कोक, कोयला गैस और कोल टार, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा जी कोल तार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोल तार, ठीक है। तो पेंट विस्फोटक प्लास्टिक के निर्माण के लिए प्रारंभिक सामग्री के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो कोल तार का प्रयोग किया जाता है। बाकी आपको कोयले के बारे में पता होगा, कोयला के 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन सा? याद रखना, कोयला के 4 प्रकार, ठीक है। कोयला के होते हैं आपके 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन सा? आपका एंथ्रासाइट हो जाएगा, एंथ्रासाइट। उसके बाद आपका बिटुमिनस हो जाएगा, बिटुमिनस। उसके बाद हो जाएगा आपका लिग्नाइट। क्या हो जाएगा जी? लिग्नाइट के बाद आपका हो जाएगा पीट हो जाएगा, पीट। सबसे उच्च क्वालिटी का कोयला कौन सा होता है? आपका एंथ्रासाइट होता है ना। और सबसे लो क्वालिटी का कोयला कौन सा होता है? आपका पीट कोयला होता है। बाकी हमारे छत्तीसगढ़ में देखा जाए तो मुख्यतः बिटुमिनस टाइप का कोयला प्राप्त होता है ना, ये चीज। चलिए, तो पेंट विस्फोटक प्लास्टिक के निर्माण के लिए प्रारंभिक सामग्री के रूप में कोल तार का प्रयोग किया जाता है। ओके, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से किस सामग्री के माध्यम से ध्वनि सबसे धीमी यात्रा करती है? आपका क्वेश्चन है सीडीपीएससी का। निम्न में से किस सामग्री के माध्यम से ध्वनि है वो सबसे धीमी यात्रा करती है? हवा, लकड़ी, पानी और कांच। जो ध्वनि का जो यात्रा है, ध्वनि का जो प्रवाह है, ध्वनि का जो यात्रा है वो सबसे ज्यादा किसमें होता है? ठोस में होता है। ठोस के बाद होगा आपका द्रव में होगा, और द्रव के बाद सबसे कम किसमें होता है? गैस में होता है। तो देख लो यहां से आपका आंसर बन जाएगा। तो निम्न में से किस सामग्री के माध्यम से ध्वनि सबसे धीमी यात्रा करती है? हवा, लकड़ी, पानी और कांच। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या होगा? हवा हो जाएगा, ठीक है। गैसों में जो ध्वनि का चार्ज सबसे कम होता है, सबसे अधिक किसमें होता है? ठोस में, उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस में। तो गैस में सबसे कम है, इसीलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, हवा। क्योंकि हवा किसमें आता है? जो आपके गैस में आते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा? देखो कि रिकेट्स से सूखा रोग है वो किसकी कमी कारण होता है? ठीक है, रिकेट्स है वो किस विटामिन की कमी के कारण होता है? दिया गया विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर होगा जी विटामिन डी, ठीक है। तो विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स नामक रोग, सूखा रोग। अभी जैसे बताया था, इसमें बच्चों के शरीर अच्छे से विकसित नहीं हो पाते। रिकेट्स का मेजर कारण क्या है? शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाना। और कैल्शियम क्या है? शरीर में दांतों हड्डी के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर इसकी कमी होगा तो जाहिर सी बात है हड्डी विकसित नहीं होगा। अगर हड्डी विकसित नहीं होगा तो शरीर ही विकसित नहीं हो पाएगा। तो इसी रिकेट्स को सूखा रोग के नाम से भी जानते हैं। और एक किसकी कमी कारण होता है? तो विटामिन डी की कमी कारण होता है। विटामिन बी के बहुत सारे कॉम्प्लेक्स होते हैं, आपको रखना B1, B2, B3। चलो बता देता हूँ। विटामिन B1 केमिकल क्या नाम क्या है? थियामिन। क्या हो जाएगा? थियामिन, ठीक है। विटामिन B2 का केमिकल नाम क्या है? राइबोफ्लेविन। क्या जी? राइबोफ्लेविन। ये भी आपको ध्यान रखना है। विटामिन B3 का केमिकल नाम क्या है आपका? नियासिन। क्या हो जाएगा? नियासिन।
विटामिन B5 का केमिकल नाम क्या है आपको ध्यान रखना है, विटामिन B5 का, विटामिन B5 का केमिकल नाम पेंटाथेनिक एसिड, पेंटाथेनिक एसिड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद विटामिन B6 का केमिकल नाम क्या है, पैरिडॉक्सिन, क्या हो जाएगा, पैरिडॉक्सिन। विटामिन B7 का आपका केमिकल नाम क्या है, रखना B7 का बायोटिन, क्या होगा जी, बायोटिन। विटामिन B9 का केमिकल नाम क्या है आपका, B9 का फोलिक एसिड, क्या होगा, फोलिक एसिड। और उसके बाद विटामिन B12 का केमिकल नाम क्या है, साइनोकोबालामिन, ठीक है, साइनोकोबालामिन, साइनोकोबालामिन, कोबालामिन, ये आपका विटामिन B12 का केमिकल नाम है। क्योंकि केमिकल नाम से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विटामिन B1 के से कौन सा रोग होता है, बेरी बेरी, कौन सा रोग होता है जी आपका, बेरी बेरी नामक रोग होता है, शरीर का वजन बहुत ही तेजी से घटने लगता है। विटामिन B2 करने से किलोसिस नामक बीमारी होता है, कौन सा बीमारी होता है, किलोसिस, जिसमें जीभ में बहुत छाले पड़ जाते हैं। विटामिन B3 नियासिन, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, पैलेग्रा, पैलेग्रा नामक रोग होता है, जिसको फोर्डी सिंड्रोम के नाम से भी जानते हैं, किस नाम से, फोर्डी सिंड्रोम के नाम से भी इसको जाना जाता है। विटामिन B5 की कमी से बाल झड़ने लगते हैं, बाल झड़ने लगते हैं, है ना। और जनन संबंधी समस्याएं होती है, जनन संबंधी समस्याएं, जनन संबंधी समस्याएं होती है, ध्यान रखना। विटामिन B6 से, ये ध्यान रखना, यहाँ से विटामिन B6 से विटामिन B12, इन सबकी अगर कमी होता है तो हमारे शरीर में कौन सा रोग होता है, एनीमिया, अर्थात ब्लड की कमी हो जाना, एनीमिया अर्थात रक्त की कमी होना, ठीक है, रक्त की कमी हो जाना, ब्लड की कमी हो जाना। और एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन से विटामिन के द्वारा हम लोग लंबे को सपने को लंबे समय तक याद रख सकते हैं, इसके लिए कौन सा विटामिन जिम्मेदार होता है, तो विटामिन B6 पैरिडॉक्सिन। तो पैरिडॉक्सिन के कारण हम लोग जो सपने हैं उसको लंबे समय तक याद कर पाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ये जिम्मेदार होता है विटामिन B6, ओके, क्लियर है। और एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि विटामिन B12 जिसका केमिकल नाम क्या है, साइनोकोबालामिन, तो कौन से विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, तो डायरेक्ट विटामिन B12 में जिसका केमिकल नाम क्या है, साइनोकोबालामिन, क्या हो जाएगा, साइनोकोबालामिन, ओके, ये हो गया। तो ये तो विटामिन B कॉम्प्लेक्स है पूरे। वैसे ही देखो विटामिन ए का केमिकल नाम क्या है, रेटिनॉल, विटामिन ए का रेटिनॉल, और इसी कमी से रेटोंडी नामक रोग और जीरोथैलेमिया होता है। विटामिन डी के केमिकल नाम क्या है, कैल्सीफेरॉल, क्या है, कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का केमिकल नाम कैल्सीफेरॉल है, इसी कमी से आपका रिकेट्स होता है, बच्चों में रिकेट्स जिसको सूखा रोग बोलते हैं, और वयस्कों में ऑस्टियोमाइलिसिया होता है, क्या होता है, ऑस्टियोमाइलिसिया, ये आपको ध्यान रखना है, ऑस्टियोमाइलिसिया, ठीक है। उसके बाद देखो विटामिन ए डी ई, विटामिन ई का केमिकल नाम क्या है, टोकोफेरॉल, क्या है, टोकोफेरॉल, ये भी आपको ध्यान रखना है, टोकोफेरॉल। उसके बाद विटामिन के का केमिकल नाम क्या है, इसका के का केमिकल नाम है फिलोक्विनोन, क्या है, फिलोक्विनोन। तो ये सबको अच्छे से याद रखना है कि इसका केमिकल नाम क्या है और कौन से विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, ठीक है। तो विटामिन ए की कमी से होता है आपका रेटोंडी नामक रोग, कौन सा रोग, रेटोंडी नामक रोग, और आपका जीरोथैलेमिया, ठीक है, जीरोथैलेमिया, ये विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स और ऑस्टियोमाइलिसिया। विटामिन ई की कमी से होता है आपका त्वचा संबंधी बीमारियां, त्वचा संबंधी बीमारियां और जनन संबंधी बीमारियां विटामिन ई की कमी से होता है। विटामिन के का केमिकल नाम फिलोक्विनोन है, और जब विटामिन के की कमी होता है हमारे शरीर में तब हमारे ब्लड में क्लॉट अच्छे से नहीं हो पाता, अर्थात रक्त का थक्का नहीं जम पाता। तो ये सब बात को ध्यान रखना। और विटामिन का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, विटामिन शब्द का तो सी फंक ने किया था, 1912 में किया था। विटामिन क्या करता है, हमारे शरीर में इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूती प्रदान करता है, आपको ध्यान रखना है, ओके। और विटामिन है उसको सॉलिबिलिटी के आधार पर दो भागों में बांटा गया है, वसा में घुलनशील और जल में घुलनशील। यहां से क्वेश्चन पूछते हैं, वसा में घुलनशील और जल में घुलनशील। तो वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन सा है, ए डी ई और के, कीड़ा याद रखना, फॉर्मूला है कीड़ा ऐसे याद रखना। तो विटामिन ए डी ई के ये सब किसमें घुलनशील, आपको वसा में घुलनशील, और जल में घुलनशील आपको विटामिन बी और सी हो जाएगा, जिसके मैंने पूरा बी कॉम्प्लेक्स पूरा आपको बता दिया। और विटामिन सी के केमिकल नाम आपका स्कार्बिक एसिड है। विटामिन सी कमी से स्कर्वी रोग होते हैं, त्वचा संबंधित रोग होते हैं, और ये विटामिन सी है वो घाव को भरने में सहायक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या होगा, रिकेट्स रोग है वो किसी कमी कारण होता है, तो विटामिन डी की कमी से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखो, विटामिन ऐसे पदार्थ है जिन्हें हमारे शरीर को समान रूप से विकसित करने की आवश्यकता होती है। हमारे शरीर में सूर्य की प्रकाश की मदद से तैयार किया गया विटामिन है। तो एक तरीके से ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन से विटामिन का निर्माण है ना, वो सूर्य के प्रकाश होता है, या कौन से विटामिन का सोर्स सूर्य का प्रकाश है, भारत में। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा विटामिन डी हो जाएगा, ठीक है। तो विटामिन डी का सोर्स क्या है, आपका सूर्य का प्रकाश, सनलाइट है। कभी भी सूर्य के प्रकाश से हमको सीधे विटामिन डी नहीं मिलेगा। जब सूर्य का प्रकाश हमारे शरीर में पड़ेगा, पेनिट्रेट करेगा, तभी हमारा शरीर स्वयं विटामिन डी का निर्माण करता है। तो कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन सा विटामिन का निर्माण हमारा शरीर स्वयं करता है, तो हमारा शरीर में विटामिन डी और के इन दोनों का निर्माण हमारा शरीर स्वयं करता है,
ठीक है। सीधे हमको सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी नहीं मिलेगा, जब सूर्य का प्रकाश हमारे शरीर में आएगा तब हमारा शरीर खुद विटामिन डी का निर्माण करता है, ठीक है। तो सोर्स क्या है विटामिन डी का? आपका सूर्य का प्रकाश। और अभी बताया था इसका केमिकल नाम कैल्सीफेरॉल। इसी तरह से बच्चों में रिकेट्स और वयस्कों में ऑस्टियोमेलेसिया, और रिकेट्स को ही सूखा रोग के नाम से भी जाना जाता है, अभी जैसे हम लोग ने देखा, ठीक है। तो ये हो जाएगा। उसके बाद ये आपका लास्ट क्वेश्चन आज का, वायुजीवी श्वसन और अनाक्षी श्वसन के बीच कौन सा आम है? वायुजीवी श्वसन और अनाक्षी श्वसन के बीच कौन सा आम है, मतलब अक्षीय और अनाक्षी श्वसन के बीच कौन सा जो प्रोसेस है वो आम है, ये आपको पूछा गया है। देखो समान सबस्ट्रेट्स है ना, उपरोक्त सभी पायरुविक तेजाब या ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा ग्लाइकोलाइसिस। क्या हो जाएगा? ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। तो ये अक्षीय और अनाक्षी श्वसन के बीच है ना, ये क्या है? कॉमन है, दोनों आम है। अर्थात अक्षीय में भी ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया होता है और अनाक्षी श्वसन के दौरान भी ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया होता है, ठीक है। अक्षीय श्वसन के दौरान 38 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है और अनाक्षी श्वसन के दौरान कितना? 4 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है। नाम समझ आ रहा है? देखो अक्षीय और अनाक्षी, अक्षीय और अनाक्षी, अक्षीय और अनाक्षी श्वसन। अक्षीय श्वसन क्या है जी? ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा। अनाक्षी है वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, ठीक है। ऑक्सीजन श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है और अनाक्षी श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। पहला चीज ध्यान रखना है। दूसरा चीज, ऑक्सीजन श्वसन के दौरान क्या होता है? ग्लूकोज का पूर्ण क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है, ठीक है। ऑक्सीजन श्वसन के दौरान ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, लेकिन अनाक्षी श्वसन के दौरान जो ग्लूकोज है उसका अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है, ठीक है। तीसरा चीज, ऑक्सीजन श्वसन के दौरान 38 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है, जबकि अनाक्षी श्वसन के दौरान 4 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एटीपी का एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ऑक्सीजन श्वसन के दौरान 38 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है और अनाक्षी श्वसन के दौरान 4 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है। इस प्रकार से आप लोग को समझ में आया होगा। तो आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताने हैं आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। इसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा। धन्यवाद तब तक के लिए और अच्छे से रिवीजन करिए। बाय।